अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी बचपन में मंगनी हो जाती है और जिस गांव के लड़के से मंगनी होती है उसी गांव का एक और लड़का उससे प्यार और मोहब्बत की पींगें बढ़ाता है। लेकिन शादी तो उसकी वहीं होती है जहां पर उसकी मंगनी होती है। लेकिन फिर शादी की पहली ही रात उसका शौहर उससे क्या बातें कहता है और किस तरह से उसकी उसी रात से बर्बादी शुरू होती है, ये एक इंतहाई दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़ास तौर पर मेरी लड़कों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे इबरत हासिल करें और बचें उस वक्त से कि जब आप पर भी कोई बुरा वक्त आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। हम स्कूल से लौट रही थीं कि तानिया ने मुझे मुतवज्जे किया। वो सामने देखो, कोई तुम्हें देख रहा है। क्या बकवास है, देख रहा है तो देखने दो। लड़के हम लड़कियों को देखते ही हैं, अब उनकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते। अरे भाई, वो ऐसे देख रहा है जैसे तुम्हें जानता हो। क्या तुम उसको जानती हो? तानिया, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं जानती इसको, और तुम ये क्या उसकी तरफ इशारा करके बातें कर रही हो? अपना हाथ नीचे करो, वो यही समझेगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझे अपनी दोस्त की हमाकत पर गुस्सा आने लगा। इतने में मेरा स्टाफ आ गया और मैं उतरकर घर की तरफ चल दी। देखा तो वही लड़का स्टाफ पर मौजूद था और मुझे देखे जा रहा था। तभी परेशान हो गई। तानिया ने ठीक कहा था, शायद वो मुझे जानता था। तेज तेज चलती घर को दौड़ी। सूरज सर पर आ चुका था। गर्मी और पसीने से बुरा हाल था। तमाम दिन परेशान रही, कहीं कल भी ये स्टाफ पर ना आ मौजूद हो। शुक्र कि वो फिर नजर ना आया और मैं उसे भूल गई। इस वाक़े के 15 रोज बाद एक दिन मैं स्कूल बस से स्टाफ पर उतरी ही थी कि वो वहां खड़ा नजर आ गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जाने ये इत्तफाक था या उसने मेरा रास्ता ताक लिया था। दिल धड़कने लगा। मैट्रिक की तालबा थी, कभी किसी लड़के से बात ना की थी। घर आकर शुक्र किया कि मेरे पीछे नहीं आया। कुछ देर तक उसी के बारे में सोचा, फिर काम काज में मसरूफ हो गई। अगले रोज मैं और तानिया इकट्ठे स्कूल जाने को निकले तो वो स्टॉप पर खड़ा था। ये तुम्हारे गांव का ही है, मुझे मेरे कजन ने बताया है। साथ वाले घर में मेहमान ठहरा हुआ है। अच्छा, इसकी मालूमात पर मुझे हैरत हुई। क्या तुम अपने गांव के लड़के को नहीं जानती? भाई, मैं अपने गांव की लड़कियों को नहीं जानती तो लड़के को क्या जानती होंगी? भाड़ में जाए, किसी दिन वापस गांव चला जाएगा। मैंने बात खत्म करना चाहिए। अब जब तानिया के घर जाने को निकलती वो रास्ते में नजर आ जाता। सोचती, जाने ये क्या चाहता है, जाने कब गांव जाएगा। मुझे उसको देखकर खामखा उलझन होने लगी थी। ये बुध का दिन था। मैं फूफी के घर जाने को निकली थी कि वो मोड़ से अचानक नमूदार हो गया। अनजान बनकर गुजरने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दो, मैंने गुस्से से कहा। 1 मिनट ठहर जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। ये कहकर फौरन एक कागज का टुकड़ा मुझे देने लगा। मैंने लेकर उसके सामने कागज के टुकड़े कर दिए। वो कुछ कहने ही वाला था कि सामने से एक राहगीर को आते देखकर फौरन आगे निकल गया। मैं फूफी के घर न गई, मुड़कर घर आ गई और परेशान सी अपने कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आई। जेबा बेटा, आओ खाना खा लो। अम्मी, भूख नहीं है। अरे भूख क्यों नहीं है? आज तो मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, आओ खा लो। शाबाश। बादल न खास्ता मेज तक आई। 2 लुकमे बामुश्किल खा पाई। दिल न चाहा कि कुछ खाऊं। बहरहाल मैंने इस वाक़े का किसी से जिक्र भी ना किया। मैं तो उस लड़के का नाम तक न जानती थी। अब वो रोज स्टॉप पर होता, मैं उसको नजरअंदाज कर देती कि आप ही मायूस होकर चला जाएगा। किसी से कुछ कहकर क्यों मुसीबत मोल लूं? किसी को इस बारे में कुछ ना बताने से बर वक्त परेशान जरूर रहने लगी थी। दिल पर बोझ सा था। तानिया से भी जिक्र ना करती। बारहा चाहा कि इससे अपनी परेशानी शेयर करूं, लेकिन फिर इज्जत के डर से चुप हो जाती कि उसने अगर किसी से जिक्र कर दिया तब क्या होगा। मुझे अपने वालदैन की इज्जत प्यारी थी। फिर मेरी मंगनी भी अपने कजन से हो चुकी थी। उन्हीं दिनों ईद आ गई। एक रोज इत्तफाक से मैं दरवाजे के पास थी कि हल्का सा खटका हुआ।
और एक लिफाफा किसी ने कबाड़ की दरज से अंदर कर दिया। लिफाफा मेरे कदमों के पास आ गिरा। उठाकर देखा तो ईद कार्ड था। सोचने लगी ये किसका है, किसके लिए हमारे घर के अंदर फेंका है। जरा सा गौर किया, छठी हिस्स ने कहा हो ना हो ये वही लड़का है। कार्ड पर उसने लिखा था आपका मतवाला आपके गांव का असद। ओह, तो मसूफ का नाम असद है। मैंने कार्ड ओढ़नी में छुपा लिया और कमरे में आ गई। अभी सोच रही थी कि इसका क्या करूं, फाड़ कर फेंक दूं या किसी को बता दूं कि इतने में तानिया आ गई। परेशानी मेरे चेहरे से जाहिर थी। उसने सवाल किया क्या बात है, क्यों परेशान हो? अब बताए ही बनी। मैंने कार्ड आगे कर दिया। कहने लगी देखा, मैं न कहती थी कि ये तुम्हारे पीछे आता है, तो अब क्या करूं ये बताओ। तुम ये ईद कार्ड उसको वापस कर दो, वरना यही समझेगा कि तुमने उसे कबूल कर लिया है। कैसे वापस करूं? इधर लाओ, मुझे दो, मैं उसे करती हूं वापस। मैं बात करती हूं उससे, आखिर वो चाहता क्या है? मुझे इस बात का डर है तानिया, किसी को पता न चल जाए और मेरे वालदैन की इज्जत खाक में ना मिल जाए। मुझे अपने वालदैन की इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो बोली तुम फिक्र ना करो, ये कार्ड मुझे दे दो, मैं समझा दूंगी उसे। मैंने कार्ड तानिया के हवाले कर दिया, लेकिन उसके बाद सख्त डिप्रेशन का शिकार रहने लगी। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती गई, जिसका असर पढ़ाई पर पड़ा। क्लास में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लेती थी, लेकिन अब जब पढ़ने बैठती एक लफ्ज समझ में ना आता। मैंने तानिया के आगे हाथ जोड़कर कहा कि तुम किसी तरह उसको समझाओ कि मेरे पीछे आए और ना स्टॉप पर खड़ा हो, मुझे परेशान ना करे। मुझ में तो इतनी हिम्मत ना थी कि उससे बात करती। तानिया ने मेरी खातिर ये काम किया कि उससे जाकर बात की, कार्ड वापस किया और कहा कि मेरी सहेली का पीछा छोड़ दो, वो बहुत परेशान है, उसकी मंगनी हो चुकी है, उसकी जिंदगी खराब मत करो। उसने वादा किया कि वो कभी मेरी बदनामी का बायस ना बनेगा। कुछ दिन वो नजर ना आया, लेकिन मेरा सुकून जाता रहा था। जिसका डर था वही हुआ। रिजल्ट आया तो मेरे नंबर इंतहाई कम थे। हेड मिस्ट्रेस ने अब्बू को बुलवाया कि आपकी बेटी को क्या हो गया है। इससे पहले तो ये पोजीशन लेती थी और अब ये लायक लड़की रियायती नंबरों से पास हुई है। सब घर वाले मेरा बुरा रिजल्ट देखकर हैरान थे। किसी को क्या खबर थी कि मुझे क्या परेशानी है। बस इस वजह से खौफजदा रहती थी कि किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। कुछ ना करके भी मैं जैसे एहसास जुर्म का शिकार थी। मेरे मंगेतर का ताल्लुक भी उसी गांव से था जहां का असद था। गांव तो एक छोटी सी आबादी पर मुश्तमिल होता है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरा मंगेतर मुनीर भी उससे वाकिफ था। दोनों गांव के स्कूल में साथ पढ़े थे, एक दूसरे से बहुत अच्छी दुआ सलाम थी। एक दिन असद गांव गया तो मुनीर से मिला और दोस्त भी साथ थे। उसने अपने दोस्तों से जिक्र कर दिया कि फलां लड़की मुल्तान में फलां जगह रहती है, बहुत खूबसूरत है और मेरे दिल में बस गई है। उसकी वजह से खाला के घर रह रहा हूं, लेकिन वो मेरे प्यार को कबूल नहीं करती। क्या करूं? दिन का चैन और रात का सुकून गारत हो गया है। मुनीर ने सुना तो बुझ गया कि अपने दोस्तों की चौकड़ी में असद उसकी मंगेतर की खूबसूरती और अपनी आशिकी के तज़किरे कर रहा था। इज्जत की खातिर खामोश रहा, कुछ न बोला, लेकिन अपनी माँ को बताया। अगले दिन खाला मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान हमारे घर आ गईं और अम्मी को कहा कि लड़की को स्कूल से उठा लो, क्योंकि उसका तज़किरा हमारे गांव के लड़कों में हो रहा है। मुनीर ने खुद अपने कानों से सुना है और मुझे आकर बताया कि खाला से जाकर बात करो, क्या मामला है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। खाला ने अब्बू को भी ये बात बता दी। घर में क़यामत आ गई। अब्बू समझदार हैं, उन्होंने कहा अपनी बेटी पर मुझे मुकम्मल भरोसा है, लेकिन अम्मी ने कुछ और ही मतलब लिया, क्योंकि मेरा रिजल्ट भी बहुत ख़राब आया था। अम्मी ने कहा अच्छा, इसलिए कहूँ पढ़ाई में क्यों पीछे हो गई है। ये अब दूसरी बातों की तरफ ध्यान लगाए हुए है। अब्बू कहने लगे चुप हो जाओ, इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा है कि इसको स्कूल दाखिल करवाया, इसीलिए तो हम लड़कियों को स्कूल भेजने से गुरेज करते हैं। लड़कियां बेशक खुद अच्छी हों, जमाना तो अच्छा नहीं है। इर्द गिर्द आवारा मिजाज फिरते हैं, उनका क्या करें। अपनी इज्जत अजीज है तो बस अब इसको स्कूल से हटा लो। अब्बू असद के घराने को जानते थे। वो उनके वालिद से बात करने गांव जाने लगे, लेकिन झगड़े के डर से अम्मी ने रोक दिया कि आप ना जाइए, मैं खुद जाकर बात करती हूँ। अम्मी उनके घर गईं। असद साफ मुकर गया कि ऐसी कोई बात नहीं है।
न मैंने किसी के सामने आपकी बेटी का तज़किरा किया। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। बहरहाल अम्मी ने फिर मुझे स्कूल न भेजा और मेरा मैट्रिक नामुकम्मल रह गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उन दिनों की अजियत भुला नहीं सकती। खैर, खाला ने शादी की तारीख तो रख ली, मगर मुनीर के दिल में शक का बाल आ गया था, जिसको मिटाना मेरे बस की बात न थी। सोचती थी यह काश मेरी उसके साथ मंगनी न हुई होती, क्योंकि अब शादी होनी भी लाजिम थी। जी चाहता था शादी से इनकार कर दूं, मगर नहीं कर सकती थी। वालदैन की इज्जत प्यारी थी। सोचती थी कि मेरा मंगेतर गांव में रहता है, खुदा जाने उसका दिल मेरी तरफ से साफ होगा भी कि उम्र भर शक का सांप पाले रखेगा। खैर, शादी हो गई, मगर वो अब पहले जैसा ना रहा था। अक्सर कहता था उसके दोस्त सब मुझे देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हैं, तो समझ जाता हूं कि इस नाबकार ने किस किस्म की बातें तुम्हारे बारे में उनसे कर रखी हैं। वो आंखों आंखों में मेरा तमस्खर उड़ाते हैं, तो मर जाने को जी चाहता है। तुम कसूरवार नहीं हो तो भी सजा मुझे भुगतनी पड़ गई है। तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बुझ जाती। मेरे चेहरे से रौनक जाती रही। सोचती थी आखिर मेरा कसूर क्या था। मैंने तो कभी किसी गैर के बारे में नहीं सोचा। फिर ये अजियत भरी जिंदगी मेरे नसीब में क्यों? मुझे तो दुख था कि मैट्रिक भी न कर सकी थी। सोचती थी तो दिल खून के आंसू रोता था। हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। आगे पढ़ने का कहती तो शौहर और सास माजी की याद दिलाते। ऐसे माजी से तो मेरा दूर का भी वास्ता ना रहा था, सिवाय इसके कि एक ऐसा लड़का हमारे मोहल्ले में आकर रहा जो मेरे मंगेतर को जानता था और जिसने मेरा पीछा किया। फिर खुद अपने दोस्तों से मेरे ऊपर आशिक हो जाने के तज़किरे करता फिरा। यूं मेरा चाहने वाला शौहर मुझसे दूर हो गया और तालीम भी खो गई। मैं न उधर की रही न इधर की। खुदा जाने जालिम असद को ये सब करके क्या मिला। ऐ काश ये लड़के किसी लड़की का पीछा करने या उसके बारे में गैर जिम्मेदारी से बातें बनाने से पहले जरा सा सोच लें कि उनकी इस किस्म की हरकतों से किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, किसी की इज्जत दांव पर लग सकती है, किसी की बेटी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, वो तालीम के जेवर से महरूम हो सकती है। शौहर के ताने और शक का सांप उम्र भर उसको डसता है तो वो जीते जी मर जाती है। लेकिन ये आवारा मिजाज, लापरवाह, लाउबाली लोग, भला उनको किसी शरीफ लड़की के दुख सुख से क्या लेना देना? ये तो अपनी अयाशी के लिए जो भी करें कम है। आज एक ऐसे शक ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। न मेरा माजी दागदार था, न मैंने किसी से आशिकी की, कोई गलती ना की, लेकिन सजा मुझे मिली कि आज मेरे शौहर ने मुझे गलत समझा और मेरी जिंदगी तबाह हो गई क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली। मैं कैसे खुद को सच्चा साबित करूं? शादी की पहली रात ही से मेरी बर्बादी शुरू हुई, क्योंकि पहली ही रात उसने अपने दोस्तों की बातों को दिमाग पर सवार कर रखा था। और वही जहालत कि बेड पर बिछी सफेद चादर पर खून का दाग क्यों नहीं लगा। मैंने बहुत सफाइयां दी, कस्में खाईं कि मुझे आज तक किसी गैर ने नहीं छुआ, लेकिन वो बार बार मुझे असद की बातें बताता था। फिर यूं ये शादी की रात से बर्बादी जो शुरू हुई, आज 20 साल हो गए हैं। मुझे औलाद भी ना हुई और मेरी सौतन के 2 बेटे हैं। अब इस घर में नौकरों की तरह रह रही हूं। असद की गई बातों ने मेरे शौहर को मुझसे दूर कर दिया और सब रिश्तेदारों की नज़र में मुझे गुनाहगार बना दिया है। सभी अब मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। अब जीने की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। बस एक सवाल है कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो ये सज़ा मिली? आपको क्या लगता है मेरी क्या गलती है? और दूसरी जानिब असद ने शादी कर ली है और वो हंसी खुशी जी रहा है। दिल में आता है किसी दिन जाके उसकी बीवी से कह दूं कि मेरा इसका नाजायज ताल्लुक था, ताकि उसका घर भी बर्बाद हो, उसे भी मेरी तरह सजा मिले। लेकिन फिर मैं ये अपने अल्लाह पर छोड़ती हूं कि इसका हिसाब इस दुनिया में नहीं बल्कि अगली दुनिया में लूंगी, जहां इंसाफ भी मिलेगा और सजा भी, वो जिसकी माफी नहीं। मुझे लड़कों से यह जानना है कि इस तरह दोस्तों में किसी लड़की के बारे में बेबुनियाद बातें करके आपको क्या मिलता है? दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।